हेलो फ्रेंड्स, क्लास स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण के ऊपर है। जैसा कि अभी हम सभी जानते हैं रैखिक समीकरण क्या होता है। पहले तो हम बेसिकली चर और अचर के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। चर चर वे राशियाँ होती हैं जिनका मान बदलता रहता है। वैसे हमने माना हुआ कभी एक्स वाई जेड, इस तरह से जो हम राशियाँ मानते हैं वे सभी चर राशियाँ होती हैं। ठीक है। अचर राशियाँ क्या होती हैं? जो भी हमारे अंक हैं वे सभी की सभी क्या हैं? अचर राशियाँ हैं। इनका मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। तो इनकी परिभाषा यदि कोई पूछ लेता है तो अपन को क्या बतानी है कि वे राशियाँ जिनका मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है वे अचर राशियाँ कहलाती हैं, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है, जिनमें बदलाव या परिवर्तन ना हो। ठीक है। और चर राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे हमने कभी क्वेश्चनों को हल किया तो एक्स का मान कुछ और आता है, कभी कुछ और आता है। तो इस तरह से मान परिवर्तित होते रहते हैं। देखिए, एक चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है उसमें केवल एक ही चर होता है। जैसे मैं उदाहरण लिख रहा हूँ x + 5 = 0। तो यह एक रैखिक समीकरण है। समीकरण सभी जानते हैं कि समीकरण बहुपद से बना हुआ है, और बहुपद से बना हुआ बहुपद एक समीकरण तब कहलाता है जबकि उसके इक्वल में 0, यानी जब उसके दो पक्ष दिखने लगते हैं। एक तो उसका लेफ्ट हैंड साइड होता है और एक राइट हैंड साइड होता है। तो कभी भी बहुपद और समीकरण में कन्फ्यूजन ना रखें। यदि आपको उसके दो पक्ष नजर आ रहे हैं, इक्वल में 0 है या कोई भी वैल्यू है, यदि आपको दो पक्ष नजर आ रहे हैं तो वो आपका निश्चित ही समीकरण है। अब बात होती है कि यह एक रैखिक समीकरण है, तो इसमें हमें ध्यान से देखना है कि यहाँ पर जो हमारा चर है वो क्या है। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारा चर x है, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि x यहाँ पर अकेला है, इसके अलावा यहाँ पर कोई दूसरा चर उपस्थित नहीं है। अब x की घात पर आपको नजर रखनी है कि x की घात कितनी है। सभी लोग देखते हैं अभी x की घात कुछ नहीं दिखती। कुछ लोग को कन्फ्यूजन होता है कि जब कुछ नहीं दिख रही तो हम इसकी घात को क्या मानेंगे। तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब कोई वस्तु में कोई घात ना हो तो वह स्वयं अकेली एक होती है, यानी इसकी घात कुछ भी नहीं है तो एक है। ठीक है। अब जब इसकी घात एक है, इसमें कोई और अन्य चर नहीं है, इसलिए इसको एक चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। तो इस तरह से दूसरे भी वेरिएबल लिए जा सकते हैं। ठीक है। y + 5 = 0 कर सकते हो, y = 5 कर सकते हो, डिफरेंट टाइप से इसको लिख सकते हो। हाँ, दो चर वाले रैखिक समीकरण, चूंकि हमारा टॉपिक है जो कक्षा 9th का, उसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात होती है। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण में निश्चित ही ये तो एक चर है, ये भी एक चर है। ठीक है। एक चर में समीकरण है, लेकिन दो चर कैसे दिखेंगे? जैसे मैंने लिख दिया x + 5 = 3, x धन y = 3। इसमें हमें दो चर नजर आ रहे हैं, वो भी कौन कौन से? x और y। अब हम इसमें देखते हैं कि x की घात कितनी है। तो चूंकि x अकेला है इसलिए इसकी घात 1 है। इसी प्रकार यदि हम y पर नजर रखते हैं तो हम पाते हैं कि y की घात भी कितनी है? 1 है। तो इस प्रकार का जो समीकरण होता है वो दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। अब इसका मानक रूप क्या होता है? जैसे कि मानक रूप की जिससे हम अन्य समीकरणों की तुलना करते हैं वो क्या है वो देख लेते हैं। तो जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है उसका मानक फॉर्म, मानक रूप जो है वो आपका ax + by + c = 0 के रूप में होता है, जहां आपकी a व b की वैल्यू बराबर नहीं होना चाहिए शून्य के। और a b c क्या है? a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। ठीक है। अब a b का 0 होना नहीं बोला जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि हम इसमें देखें, ये माना कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, यदि हम इसमें a के स्थान पर 0 पुट कर देते हैं तो यहाँ पर केवल by + c बचता है, by + c। अब by + c जो है उसमें यदि b और c वास्तविक संख्याएं हैं तो यहाँ पर हमारा केवल चर एक ही बचता है, y। तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। जबकि बात किसकी चल रही है? दो चर वाले रैखिक समीकरण की। तो इसलिए ना तो यहाँ पर a को 0 होना चाहिए और ना ही यहाँ पर b को 0 होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान कर सकते हैं।
और इसके बारे में भी लिखने के लिए आता है, तो इतनी जानकारी हमें देना बनता है। ठीक है, इसके अब जो कुछ क्वेश्चन हैं 4.1 में, तो उसमें क्या दिया जाता है कि इनसे तुलना करने के लिए बोलेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, और उसमें तुलना करने के तत्पश्चात अपन को ए बी सी के मान बताने हैं। तो जैसे मैं कोई एक उदाहरण ले लेता हूं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक एग्जांपल लिया 3x प्लस 5y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये सिंपली सबको देखने के लिए सीधा सीधा है कि हमें इसकी तुलना करनी है। ठीक है, इसकी तुलना करनी है मानक समीकरण से। तो a के स्थान पर हमें दिख रहा है 3, b के स्थान पर 5 और c के स्थान पर भी 5। ये तो सिंपल सब कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी घुमा फिरा करके दिया जाता है, और खासकर घुमा करके दिया जाता है। जैसे दे दिया क्वेश्चन आपके सामने 2x बराबर ऋण 5y धन 3, तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे वो कुछ भी किसी भी फॉर्म में यहाँ वहाँ करके दिया हुआ, ये एक समीकरण ही है। सबसे पहले हमको ऐसे स्टैंडर्ड रूप में लिखना है, मानक रूप में लिखना है, लिखने के पश्चात इसकी तुलना करनी है। तो हम सबसे पहले 5y को इस तरफ लाएंगे, धन का 5y होगा, 3 इस तरफ आएगा, माइनस का 3 होगा, इक्वल में 0। अब आप तुलना कर सकते हैं और देख सकते हैं कि a बराबर यहाँ पर 2, b बराबर 5 और c बराबर, ध्यान से देखिए, -3 होगा। अब कभी कभी कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं जिनमें x ही नहीं होता या फिर y नहीं होता। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर y ऋण 2 बराबर 0। तो अब इसकी तुलना कैसे करेंगे? तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी वैल्यू नहीं है उसके गुणांकों को हम 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर देखिए अभी हमारे पास कौन नहीं है, हमारे पास ax वाला पद नहीं है, तो हम यहाँ पर 0 इंटू एक्स के फॉर्म में उसे व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि x का मल्टीप्लाई 0 में करने पर, गुणा करने पर वह स्वयं 0 हो जाता है। अभी देखिए इसके बाद प्लस बी वाई की बात कर रहा है, ये भी प्लस वाला पद है, तो 1 इंटू वाई हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो -2 है, अचर पद है, बराबर में 0 है। अब आप इसकी तुलना कीजिए तो a बराबर कितना होगा 0, b बराबर 1 और c बराबर -2। इस तरीके से आप अन्य सवालों को कर सकते हैं। आई होप प्रश्नावली 4.1 आप सभी से अच्छी तरह से बन जाएगी, और अपने से अच्छे से प्रयास कीजिए। आगे नेक्स्ट प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन में और आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद।